तो आप सभी उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो लेकर आया हूं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन, शानदार और एक प्यारा सा लेक्चर। और इस सेशन में मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे सा टॉपिक जो है आप लोगों का यूक्लिड विभाजन, प्रमेय और एल्गोरिथम, इन दोनों के बारे में सिखाने वाला हूं। इससे पहले की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को मैंने इसमें वास्तविक संख्या क्या होती है काफी अच्छे से सिखाया है और मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आज का ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन है फिक्स आने का है आपके, तो इसमें आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपने ध्यान से समझा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। प्रमेय का को हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं इंग्लिश में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और लास्ट आता है आपके इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण। कुछ उदाहरणों के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। इस पूरे टॉपिक को मैं आपको अच्छे से और ध्यान से समझाने वाला हूं। आपका पूरा फोकस बस क्लास में रहना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं रहना चाहिए। मजा आ जाएगा बाकी आज के सेशन में आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में। और आज का मोटिवेशन क्या है हमारा? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आप जो ये एफर्ट मार रहे हो इसको मारते जाइए कंटिन्यू। ये जो मेहनत कर रहे हो ये मेहनत आपको रिजल्ट जरूर देगी। कहते हैं ना कि समय निकलने के बाद में हमेशा इंसान क्या करता है? पछतावा करता है, पछताता है कि यार मैंने क्यों कर लिया ऐसा, है ना। लेकिन अभी समय है किस चीज का? अच्छी तैयारी करने का, अच्छी प्रिपरेशन करने का, ताकि हम बोर्ड में अच्छे रिजल्ट्स हमारे जो है वो बना पाए, अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आता है हमारे पास में आज का क्विज। पहला क्विज क्या कहता है? पहला क्विज कहता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। देखो यहां पर क्या लिखा है? बिना कोई शेषफल छोड़े, मतलब कि यहां पर आपका शेषफल जो है वो आना ही नहीं चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कौन सी विभाजित करेगी? 5, 15, 25 या 35? मतलब कौन सी संख्या को हमें विभाजित करें? इसको किससे विभाजित करें? 5 से, 15 से, या फिर 25 से या 35 से? ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं है। क्लियर? चला जाए आगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि दशमलव संख्या 1.23657657657 इस तरह से कंटिन्यू जारी है, किस परिमेय संख्या के बराबर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये आप लोगों ने 9th क्लास में खूब सॉल्व किए हैं, इनमें आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है ना। तो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से और ध्यान से सीखना है, बस जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी जहां होती है वहां गलतियां अक्सर होती है। तो चलो इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले पहली संख्या क्या है? 390। दूसरी क्या है? 495, ठीक। और तीसरी क्या है? 300। अब अगर हम देखते हैं वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, यहां पर एक लाइन पर ध्यान देना, सबसे बड़ी, है ना। बड़ी में आप कौन कौन आ गया? 5, 15 और 25, 35, है ना। एक काम करते हैं 15 से शुरुआत करते हैं ऑप्शंस की सहायता से। 15 से अगर मैं इसको भाग देता हूं तो 15 दूनी 30, है ना। कितना बच गया? यहां से 9 बच गया, तो कितना हो गया ये? 90। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 6 90। तो ये 26 बार में खत्म हो रहा है, ठीक है। यहां पर 15 से अगर भाग दे रहा हूं, 15 तिया 45, कितना बच गया बेटा? यहां पर यहां से आपके पास बच गया 45, फिर तो 33 बार ये जा रहा है, ठीक है। और इधर अगर देखता हूं तो ये 20 बार जा रहा है, मतलब कि यहां पर कोई शेषफल नहीं बच रहा है। इसी तरह से अगर 25 से भाग दूंगा तो शेषफल बचेगा, 35 से बचेगा और आपका 5 से भी नहीं बचने वाला। लेकिन हमसे सबसे बड़ी पूछी गई है, इसलिए सबसे बड़ी कौन सी? हमारी 15 है। ओके, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में बस आपको क्या करना है, यहां पर आपको बस यहां पर ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, काम खत्म। इसके अलावा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आ जाओ, दशमलव संख्या है 1.23657 657 657, इस तरह ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब इसको आप किस रूप में लिख सकते हो इनमें से? तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर सी के रूप में लिख सकते हैं, है ना। भाई ऐसी गलती कभी भी मत करना, है ना। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ फोकस क्या है कि ये पॉइंट हटा देता हूं, उसके बाद 0 लगा देता हूं। भाई यहां पर ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात कि ये रिपीटेशन हो रहा है,
ठीक है, किसका रिपीटेशन हो रहा है? 6 5 7 6 5 7 6 5 7। तो आप लोगों को अच्छे से पता है जितने अंकों का रिपीटेशन होता है उतने क्या आते हैं यहाँ पर? 9 लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर कितना का रिपीटेशन हो रहा है? 1 1 2 3, 3 अंकों का। तो 3 बार 9 ये रहे, और उससे पहले कितने अंक 2, तो 0 कितने आ जाएंगे? 2। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये एकदम सही है। 9th क्लास में आप लोगों ने ये पूरा टॉपिक काफी अच्छे से सीखा हुआ है ना। चलो भाई चलते हैं हम अब हमारे आगे आज के टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। क्या है ये? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। देखो यहां प्रेमिका और प्रमेयिका दोनों में काफी अंतर है ना। प्रेमिका आप लोगों की हो सकती है ना, सबको अपना जो है स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, प्यार हो सकता है ना। तो अब जिससे प्यार होता है हम उसको प्रेमिका कहते हैं, ठीक है। लेकिन भैया लड़की से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर प्रेमिका का, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रेमिका और प्रेमिका में इतना डिफरेंस है, रात दिन का डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से। यूक्लिड डिवीजन लेमा इंग्लिश में समझते हैं हम पहले, है ना। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में लेमा कहते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका। भाई इसका सीन क्या है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है ये ऑलरेडी एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? ऑलरेडी एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, कथन, सत्यापित कथन होता है ना। प्रूव्ड स्टेटमेंट, सत्यापित कथन, है ना। क्या होता है ये? सत्यापित कथन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सत्यापित कथन मतलब ये पहले से ही प्रूव्ड होता है, इसकी सहायता से हम अगर जो हमारी थ्योरम्स रहती है प्रमेय उनको क्या करते हैं? प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो जैसे एक स्टोरी से बताता हूं आप लोगों को, छोटी सी, है ना। एक छोटी सी स्टोरी से मैं बताता हूं, समझने की थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करना। एक अंडे बेचने वाला व्यक्ति है, सीधा सीधा सा जा रहा है अपने सर पर टोपली लेके, और ऐसे 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 वो जा रहा है ना। मैं नहीं हूं वहां पर, वो अंडे वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब रास्ते में क्या होते हैं? कुछ रहते हैं हुड़दंगी, जबरदस्ती वाह ले आजा मजे लेते हैं इसके। टकरा गए, ऐसे कैसे टकराए? ऐसे टकराए। जैसे वो टकराए अब अंडे की ट्रे तो कहां जाएगी? नीचे ही गिरेगी, तो गिर जाती है ना। तो भाई अब यार अपना नुकसान हुआ है तो भरपाई तो करेंगे, या तो प्यार से दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो चिपकाना तो आती है आज के टाइम पर, तो यही है ना। गांधी जी वाला तो सीन है नहीं कि एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो, ना भाई ना, आज के टाइम पर तो नहीं हो सकता ये, है ना। तो भाई वो व्यक्ति जो है जिसके अंडे गिर गए, क्या गिर गए? अंडे गिर गए, सर पे रखे हुए, है ना। उल्टे सीधे मत सोचा करो तुम्हें, ठीक है। वो अंडे की जो पूरी टोपली थी वो गिर गई। तो अब क्या हुआ बेटा, यहां पर वो व्यक्ति बोलता है कि भैया लाओ हर्जाना दो। तो वो बोलता है, जिससे इन्हें धक्का दिया था, कि बोले बता कितने देने। तो व्यक्ति किस तरह से बताता है उसको, है ना। क्या बताता है? ध्यान से समझना। 2 2 गिनने पर 1 बचेगा, 2 2 गिनने पर 1 बचेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 2 गिनने पर 1 बचेगा, 3 3 गिनने पर 2 बचेंगे, 3 3 गिनने पर 2 बचेगा, ठीक है। मतलब अंडे, ओके। एक एक चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि यही मेन चीज है, यही आपको ध्यान रखना है। 4 4 गिनने पर 3 बचेंगे, 4 4 गिनने पर 3 बचेगा, ओके। 5 5 गिनने पर 4 बचेगा, ठीक। 6 6 गिनने पर 5 बचेगा। अगर हम 6 6 के रूप में गिनेंगे तो क्या होगा? 5 अंडे बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 7 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, 7 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये बात अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। लेकिन तुम लोगों को सबको एक दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर 2 2 गिनने पर 1 बचेगा, क्या सीन है ये, है ना। तो भाई इनको थोड़ा सा एक अलग तरीका है लिखने में। और लास्ट में 7 में क्या बोलता है? मेरी टोकरी में 150 से ज्यादा अंडे नहीं आ सकते। क्या बोलता वो व्यक्ति? मेरी टोकरी में 150 से ज्यादा अंडे नहीं आ सकते। मेरी टोकरी में, जिसमें अंडे रखे हुए थे, है ना, टोकरी में 150 से ज्यादा
अंडे नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ओके, कौन बोलता है? वो व्यक्ति बोलता है। तो भाई अब देखना, ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, है ना। दो दो गिनने पर, एक एक बात को ध्यान से समझना कि क्या बोला गया है। दो दो गिनने पर कितना बचेगा? एक बचेगा। दो दो गिनने पर एक बचेगा। तो भाई अगर मैं यहां पर ध्यान से देख रहा हूं, दो दो गिनने पर एक बचेगा, मतलब शेषफल कितना आ रहा है? एक। शेषफल कितना आ रहा है? एक आ रहा है। समझ रहे हो? तो 2v प्लस 1, ठीक, क्लियर। तीन तीन गिनने पर 2 बचेगा। यहां शेषफल कितना आ रहा है? 2। तो 3a प्लस 2, है ना। ये a जो है, a v, और ये क्या है भाई? ये तो आगे के नंबर है और a v ये पीछे के नंबर है, ठीक है ना। एक एक चीज को ध्यान से समझना, यही आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। चार चार गिनने पर 3 बचेगा। चार चार गिनने पर 3, तो 4t प्लस 3। इसी तरह से अगर आप देखोगे, पांच पांच गिनने पर 4 बचेगा, तो 5s प्लस 4। छह छह गिनने पर 5 बचेगा, तो 6b प्लस 5। और सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। सात सात गिनने पर जब हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा है, तो 7p प्लस 0, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके? a के बराबर। किसके बराबर? a के बराबर, ठीक है। ये आप लोगों को स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में यहां पर आ गया होगा। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास अलग अलग आता है कंडीशन कि भैया यहां पर इनमें संबंध क्या है, संबंध क्या है। तो भाई अगर मैं आपको बताता हूं, मान लो आपको दिया जाए 17 और 6। क्या दिया जाए बेटा? 17 और 6। आपको बोला जाए कि इसके अंदर संबंध क्या है भैया इन दोनों संख्या के अंदर, आप क्या कहोगे? क्या दिमाग में आ रहा है? सर 17 और 6 गिनती तो है, इसके अलावा क्या है? भाई एक बात बताओ, 17 के अगर गुणनखंड करोगे तो 6 इंटू 2 प्लस 5 लिखोगे, 6 दूनी 12 प्लस 5, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर आपने देखा, यहां क्या है? 6, यहां क्या है? 6, बिल्कुल। तो हम क्या कह रहे हैं कि 6 यहां 2 बार आता है। 6 यहां 2 बार आता है, किसमें? 17 में। किसमें बेटा? 17 में। ओके, ये संबंध है। क्या है? ये संबंध है। क्या कोई परेशानी? किसी को कोई डाउट? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम? अभी पूरा अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मान लो आपको दे दिया जाए 5 और 2 और आपको कहा जाए कि इन दोनों के अंदर क्या संबंध है, ये बताओ। 5 की जगह ले लो 12, सॉरी 5 और 12 ले लो। 5 और 12 में क्या संबंध है? क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहां पर ध्यान से देख रहे हो, तो आप एक काम जो है यहां पर बता सकते हो। क्या बताओगे? क्या बताओगे भाई? यहां संबंध क्या है? 12 5 से बड़ा है। 12 क्या है? 5 से बड़ा है। कुछ इस तरह का आपको यहां पर संबंध मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या होता है? एक सत्यापित कथन होता है। क्या होता है बेटा? सत्यापित कथन होता है, जिसकी सहायता से हम अन्य स्टेटमेंट को क्या करते हैं, या अन्य थ्योरम को, प्रमेय को प्रूव करते हैं। क्लियर? चलो तो चलते हैं हम इसके आगे। तो ध्यान से देखना, आगे चलते हैं इसके। यहां हमें दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, ये पूरी चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां आओ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें बताती है, अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या भी संभव है। अगर हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, a और b है, तो हमारे पास में a इक्वल बी क्यू प्लस आर भी संभव है, जहां पर r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे? तो ध्यान से देखो भाई, एक छोटी सी चीज और बताते हैं। आपके पास है 25 और आपको भाग देना है किसका? 7 का। 25 में किसका भाग देना है? 7 का। आप क्या करोगे? इस तरह से जमाओगे, यहां लिखोगे 25, यहां लिखोगे 7। आप कहोगे कि 7 या 21 घटाया 4 बच गया, है ना। अब ध्यान से देखना,
आपको छोटी सी बात मैं बताता हूं। यहां दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b है, तो एक धनात्मक पूर्णांक हो गया a और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया b। ठीक है, हमें ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी संभव है। रिजल्ट में और क्या मिलता है, हमें यहां पर r एक्स्ट्रा मिल रहा है और q एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये हो गया आपका r और ये हो गया आपका q। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको और अदर लैंग्वेज में अभी आपको बताता हूं तो आपको एक बात और समझ में आ जाएगी। क्या आएगी बेटा, जब भी हम भाग देते हैं तो यहां लिखते हैं भाज्य, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं बेटा, डिविडेंड। कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखते हैं हम भाजक। क्या लिखते हैं, भाजक, जिससे हम भाग दे रहे हैं। क्या कोई परेशानी नहीं। यहां लिखते हैं हम भागफल, जो हमें जितनी बार भाग देने पर मिलता है, जैसे कि यहां। और यहां हमें मिलता है शेषफल। क्या मिलता है, शेषफल। मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये लिखते हैं। तो यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही सीन है, बस इसका रूप चेंज कर दिया है, इसका रूप चेंज कर दिया है, कंडीशन से चेंज कर दी, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम यहां पर कह रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ओके, क्लियर। ये सीधा सा फंडा आपको जो है यहां पर सीखना था और कुछ नहीं करना था, जो कि आप क्लास 5th में भी सीख कर आए हो। वहां पर भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी इसको सीखने में। ठीक है, अगर मैं इससे इसकी तुलना करता हूं तो भैया ये क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक, चलो ये क्या हो जाएगा, आपका q हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक की बात हो रही है, कौन कौन से, a और b, तो हमें साथ में फ्री में क्या मिल रहा है, एक तो हमें q मिलता है और एक हमें r मिलता है। लेकिन कंडीशन होती है कि r का मान जो है वो क्या होगा, b से तो छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, तो पहले तो मैं बता देता हूं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है, इसका प्रयोग मोस्टली HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, मैं से ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, मैं से ज्ञात करने के लिए। आप लोगों ने तो बचपन में देखा होगा ना, लस और में से, जैसे कि ये लिख दिया 16 और ये लिख दिया 12, बताओ भैया इनका में से कितना है ना। लस से निकालना है तो सबको एक साथ लिख लेंगे 16 और 12 का, और फटाक से बता देंगे, है ना। तो कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी विधि जो है वो अलग है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, में से निकालने के लिए किया जाता है। यह एक विधि है जिसे हम दी गई दो पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्या हमें दी जाएगी, उनका हम में से ज्ञात करेंगे। इस विधि का आधार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही कहा जाता है। किसके आधार पर निकालते हैं हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या बताया कि ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। इसकी सहायता से हम अन्य जो हमारे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से अन्य हमारे जो स्टेटमेंट रहेंगे, थ्योरम्स रहेंगे, उनको हम प्रूव करेंगे। मान लो किन्हीं दो धनात्मक संख्या c व d का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, क्या करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। दो धनात्मक संख्या होगी c व d। मान लो c होगी आपकी 1250 और d होगी आपकी 52। ठीक है, क्लियर। तो हम कैसे निकालेंगे ये देखना आप। मान लिया हमारे पास दो संख्याएं c व d, और c जो है बड़ी है किससे, d से। तो हम सबसे पहले c को लेते हैं। किसको लेते हैं, c को लेते हैं। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके अब हम q और r को ढूंढते हैं। भाई अभी मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई, मैंने क्या कहा, ये होती है आपके पास a = bq + r। r का मान जो है यहाँ पर, r का मान आपके पास 0 से बड़ा और b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको। तो सेम चीज इसकी सहायता से निकालेंगे, है ना। देखो इस केस में क्या था, हमारे पास में दो धनात्मक संख्या थी, कौन कौन सी, a और b। इस केस में हमारे पास में दो धनात्मक संख्या कौन कौन सी है, c और d। कंडीशन में क्या बोला गया है कि c बड़ा है किससे, d से। तो जब c बड़ा होगा d से, तो अगर मैं इन दो धनात्मक संख्याओं को लेकर इस समीकरण के रूप में लिखूंगा, तो a की जगह कौन आ जाएगा, c, और b की जगह कौन आ जाएगा, d,
बाकी हमारे पास एज इट इज रहेंगे। तो यही आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। मेन क्वेश्चन से जब आप सीखोगे ना तो आप कहोगे कि अरे यार ये तो बहुत इजी है। थ्योरी थोड़ी सी सीखना जरूरी है बेटा। मैं ये मानता हूं जब तक आपका आधार बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला। इससे हर चीज को ध्यान से और अच्छे से समझना है। ओके, चलो, तो जब भाई हम सॉल्व करते जाते हैं, कुल मिला के हम यहां पर सी है और यहां डी है, सी में भाग दे रहे हैं डी का। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सी में भाग दे रहे हैं डी का, तो हमें एक तो क्यू मिलेगा और एक हमें आर मिलेगा, है ना। अब आर का मतलब शेषफल, क्यू का मतलब, क्यू का क्या मतलब होगा, भागफल, डी का मतलब भाजक और सी का मतलब भाज्य। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमें आर बराबर 0 प्राप्त हो जाता है, मतलब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो डी पूर्णांक सी एवं डी का महत्तम समापवर्तक होगा। तो जहां पर, सुनना ध्यान से, जहां पर शेषफल हमारा 0 आ रहा है, जहां पर हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा भाजक रहेगा, जो हमारा भाजक रहेगा, शेषफल 0 आने पर जो भाजक रहेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा उन दो धनात्मक पूर्णांकों का। बस ये सीखना है आपको। क्लियर, चलो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते जाएंगे। अभी मैं आगे प्रयोग करके बताऊंगा एग्जांपल्स के तौर पे। हम यही क्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। कब तक करते रहोगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। अगर हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो भाजक हमारे पास आया, वही उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक, चलो सीखते हैं एग्जाम्पल से। ध्यान से और अच्छे से दिमाग लगाना है ना, जल्दबाजी नहीं करना है। हमारे पास में एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। अब आप ए भी लेना चाहो, सी डी लेना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसको लेना है उसको लेना है। ठीक है, बस हमेशा ध्यान रखना जिसको लोगे, अगर मान लो आपने ए भी लिया तो आपका ए बड़ा होना चाहिए बी से, और आपने सी डी लिया तो आपका सी बड़ा होना चाहिए डी से। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक, अब यहां पर देखो, आप देखोगे कि 12,576 जो है बड़ा है किससे, 4,052 से। ठीक है ना, हम भाग देना क्या करते हैं, इसमें शुरू करते हैं। तो लो भाई, 12,576 किसका भाग देते हैं, 4,052 का। कितनी बार जाएगा बेटा, कितनी बार जाएगा बताओ भाई, कम से कम 3 बार तो चल जाएगा। 3 बार जाएगा तो 3 दूनी 6, 5 या 15 के 5, हासिल 1 और 3 चौक 12। घटाओ इसको, 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, इधर 0, 420 मिलता है आपको। कितना मिलता है, 420। अब जो आपका ये भाजक है, अब ये नया भाज्य बन जाएगा, जो भाजक होगा वो नया भाज्य बन जाएगा। कब तक सॉल्व करना है, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। जो शेषफल आया वो तो बन गया नया भाजक, और जो पुराना भाजक था वो बन गया भाज्य। 420 में अगर 4,052 में 420 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 9 बार करके देखे, शायद आ जाए। 9 0 0, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 0 0, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 चौक 36। क्या ये सही है, बोलो भाई, बोलो बोलो फटाफट से। 420 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूं, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, 3780 आ रहा है, 3780 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3780। इसको घटाओगे कितना मिलेगा, 2, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, कितने गए बेटा, 8 गए, कितना बचा, 7। यहां कितने, 9, 272। ठीक है, इधर बच गया 0। क्लियर। अब ये जो 272 आपका शेषफल आया, तो ये तो बन जाएगा नया भाजक, और जो पुराना भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। तो यहां लिखोगे 420। तो 272 एकम 272, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहां मिलेगा 8, यहां मिलेगा 4। ठीक है, क्योंकि 11 में से 7 गए तो 4 बचे, और इधर कितना मिलेगा, 1। 148 नया शेषफल आया। अब इस 148 जो नया शेषफल है ये तो बन जाएगा आपका भाजक, और जो पुराना भाजक है वो बन जाएगा भाज्य। कितना है यहां पर, 272। ठीक, तो 272 में अगर 148 का भाग दोगे, 148 एकम 148, इसको घटाया कितना मिलेगा यहां से, 124। कितना मिलेगा, 124। ठीक, चलो नया शेषफल क्या है आपका, 124 है ना। तो ये तो बन जाएगा आपका भाजक, और पुराना जो भाजक है
वो बन जाएगा भाज्य। पुराना भाजक क्या है 148, तो 124 एकम 124, 8 में से 4 गए तो 4, और इधर कितना बच गया 3 में से 1, ठीक है। अच्छा यहां 2 बचेगा 24, ठीक है। अब ये जो नया शेषफल आया ये तो बन जाएगा भाजक, और पुराना भाजक जो था ये बन गया आपका भाज्य, ठीक। तो ये 124। तो अगर मैं 5 बार देखता हूं, कितनी बार देखता हूं 5 बार, कितना मिलेगा 120, इसको घटाने पर मुझे मिलेगा 4। फिर शेषफल जो है वो बन गया भाजक, और पुराना भाजक बन गया मेरा क्या, यहां पर पुराना भाजक भाज्य बन गया। तो 4 में 6 का भाग दोगे, सॉरी 24 में 4 का भाग दोगे तो 6 बार। तो इस कंडीशन में आप देखोगे शेषफल कितना 0। शेषफल 0 कहां आया, आप कहोगे कि सर यहां पर, तो शेषफल 0 जहां पर आएगा इस कंडीशन में जो भाजक रहेगा, इस कंडीशन में ये क्या है आपका भाजक, और ये जो भाजक मिलेगा यही भाजक आपका HCF होगा, बस और कुछ नहीं है। यही भाजक आपका HCF होगा, यही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इतनी सी बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक। अब देखो इसको लिखने का तरीका भी मैं बता देता हूं, है ना। क्या है हमारे पास 12,576, 12,576, 12,576। अगर आप ध्यान से देखोगे हम किस रूप में लिख रहे हैं इसको, हम इसको अब लिख रहे हैं A इक्वल BQ प्लस R के रूप में, है ना, इस रूप में जमा रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया A। अब यहां पर B क्या था आपका 4052, कितना था 4052, ठीक, इंटू Q कितना आया था आपका 3 बार, कितनी बार 3 बार, ये Q है तो ये आ जाएगा 3, और शेषफल कितना बचा आपका यहां पर 420, तो कितना आ जाएगा यहां पर शेषफल 420, ठीक। चलो अब फिर हमने क्या लिया 4052, क्या लिया बेटा 4052, 4052 जब लिया तो यहां पर B क्या था हमारे पास में 420 इंटू 9 प्लस 272, 420 इंटू 9 प्लस 272, फिर 420 लिया तो यहां पर यह आ जाएगा 272 इंटू 1 प्लस 148, ये आ रहा है, ध्यान से देख लो ये आ रहा है, ठीक है। चलो फिर हमने ले लिया 272, तो ये आ जाएगा 148 इंटू 1 प्लस 124, ठीक। फिर हमने 148 लिया, इसको क्या लिखेंगे 124 इंटू 5 प्लस 124, हाँ प्लस 24, नहीं, इसको क्या लिखेंगे 148 को क्या लिख रहे हैं हम देख लेते हैं एक बार। 148 को क्या लिख रहे हैं हम, 148 को लिख रहे हैं हम यहां पर, अगर ध्यान से देखोगे ये रहा 124 इंटू 1 प्लस 24, 124 इंटू 1 प्लस 24, और लास्ट में अगर हम यहां पर देखते हैं 124 को क्या लिख रहे हैं हम, 124 को लिख रहे हैं 24 इंटू 5 प्लस 4, ठीक है। फिर ये लिख रहे हैं 124 को क्या लिख रहे हैं 24 इंटू 5 प्लस 4, ये हमने लिखा, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं। फिर हमारे पास आया 24 को क्या लिखा हमने, 24 को हमने लास्ट में क्या लिखा, ध्यान से देखो 4 इंटू 6 प्लस 0, तो 4 इंटू 6 प्लस 0, ठीक है। बस पहले आपको वैसे सॉल्व करना है, फिर आपको इस फॉर्मेट में बना के इसको लिख देना है। अर्थात यहां शेषफल 0, 4 इंटू 6 प्लस 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0 पर प्राप्त होता है। यहां पर शेषफल 0 प्राप्त होता है इस स्थिति में, अर्थात में से 4 में से कितना मिलेगा हमें, इसका 4 मिलेगा, कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यही हमें करना है और हमें कुछ नहीं करना है, छोटी सी चीज है, क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि ये आपने समझ लिया तो फिर देख लो आपको किसी तरह की कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। फिर तो आप कहोगे कि वाह इतना इजी। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्या 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 2q प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ q कोई पूर्णांक है ना, q क्या है, q यहाँ पर पूर्णांक है। सम संख्या जो होगी,
सम संख्या क्या होगी? जो 2 से विभाजित हो, है ना, जो 2 से विभाजित हो। और विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या क्या होगी? जो विभाजित नहीं हो 2 से, है ना, 2 से विभाजित नहीं हो, यही कहते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को अच्छे से पता है बेटा, क्या पता है यहां पर? यहां आपको पता है सबसे पहले हमें इसको यूक्लिड के रूप में लिखना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में। माना ए कोई पूर्णांक है, एक पूर्णांक तो क्या दे दिया? क्यू दे दिया आपको। ठीक है, तो हम माने लेते हैं, माना ए कोई यहां पर पूर्णांक है, माना ए कोई यहां धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब आप ध्यान से देखो तो आपको दिया है 2q और 2q+1, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता है, तो उसको लिखते हैं हम a = bq + r के रूप में। r का मान 0 से बड़ा और b से क्या होता है? छोटा होता है। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये b क्या है और q क्या है? q क्या है यहां पर? ये रहा। तो q के साथ में कौन होता है? b। तो ये q के साथ में कौन है? b है। तो b का मान कितना है? b का मान कितना है यहां पर? ठीक है, यहां लिख सकते हो उत्तर था b = 2। b के साथ में क्या है यहां पर? 2। सॉरी, q के साथ में क्या है? 2। और अगर यहां देखोगे q के साथ में क्या है? b। तो b का मान हमें कितना मिल गया? 2 मिल गया। ऐसे आप b का मान निकालोगे। ठीक है, बोलो भाई जल्दी से, हाँ या ना? ठीक, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई पूर्णांक कौन सा नजर आ रहा है आपको? Q। ठीक है, Q जिसका मान 0 से क्या है? बड़ा है, जिसका मान 0 से बड़ा है या बराबर है। के लिए A इक्वल क्या हो जाएगा? 2q + r या 2q + 1। ठीक है, 2q + 1, यहां तक क्लियर? या 2q + r लिख देता हूं ताकि आपका स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। जहां r का मान कितना है? 0 या 1। अब हमने कहा था कि r का मान क्या होगा? b से बड़ा होगा। r का मान b से बड़ा होगा, ऐसा कहा? नहीं कहा। r का मान हमेशा b से छोटा होगा, ये ध्यान में रखना। बस कंफ्यूजन यही होता है। तो b कितना है यहाँ पर? b अगर देखोगे तो 2 आया, तो r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, r बराबर जब मैं यहाँ 0 रखता हूं तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2q + 0। तो a इक्वल कितना आ गया? 2q आ गया। चलो, r बराबर जब मैं 1 रखता हूं यहां से, ठीक है, r के मान पहले मैंने निकाले फिर रख रहा हूं, तो मेरे पास यहां से क्या मिलेगा? 2q + 1, ये मिलता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ गई। क्योंकि स्थान पर 1 रखो, कितना मिलेगा? क्योंकि स्थान पर 1 रखने पर आपको 2 मिलेगा, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 6, 4 रखने पर 8, 5 रखने पर 10। मतलब आपको सम संख्या प्राप्त हो रही। क्या हो रही? सम संख्या प्राप्त हो रही। और यहां अगर आप q का मान 1 रखोगे 3 मिलेगा, 2 रखोगे 5 मिलेगा, 3 रखोगे 7 मिलेगा, 4 रखोगे 9 मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे? यदि a = 2q है, यदि a = 2q है तो समपूर्णांक मिलेगा हमें। ठीक है, क्या मिलेगा? समपूर्णांक। और a = 2q + 1 है तो हमें क्या मिलेगा? विषम पूर्णांक। क्या मिलेगा बेटा? विषम पूर्णांक। ठीक है, क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं? यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यहां पर क्वेश्चन की हेल्प से, जो आपको लिखना है मैं बता देता हूं। अर्थात धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में और धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। बस, और कुछ नहीं कर। क्लियर? छोटी छोटी सी चीजें सीखनी है।
आपको स्टार्टिंग में लगेगा, आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर क्या कर दिया। बेटा ये बेसिक चीज है, ये एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आने लग जाएगी, ठीक है। जब तक मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। चलो अगला देखते हैं हम। अगला उदाहरण हमें दिया गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। वहां धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों के लिए बोला है, यहां सिर्फ ये बोला है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है, ठीक है। और जहां q कोई पूर्णांक है, ये आपको दिया है। क्या करे भैया, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, वही चीज कर ले। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। बोलो भाई, क्लियर। चलो, अर्थात तथा b का मान कितना आएगा। अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखोगे तो a = bq+r के रूप में लिखोगे। r का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। अब मुझे इतनी सी बात बताओ, यहां से b का मान क्या मिल रहा है। q के साथ में रहने वाला कौन है, b। q के साथ में रहने वाला कौन है, b। तो b का मान कितना है यहाँ पर, 4। कितना आया, 4। तो r का मान कितना होगा, r का मान या तो 0, 1, 2 या 3। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि b के मान से छोटा ही रहने वाला है r का मान। 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो लो भैया, ठीक। अर्थात b बराबर कितना आया, 4, है ना। सेम चीज जो हमने यहां किया वही यहां करने वाले। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई पूर्णांक, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई धनात्मक पूर्णांक a इक्वल क्या हो जाएगा, 4q+r होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। चलो क्या करें, वही जो अभी किया। सबसे पहले r बराबर 0 रखो, तो a का मान कितना आ जाएगा, 4q+0। तो a इक्वल आ जाएगा 4q के बराबर, है ना। फिर क्या करें, r का मान 1 के बराबर रखें, तो यहां से a इक्वल कितना आ जाएगा, 4q+1। फिर क्या करें, r बराबर 2 रख के देखते हैं, तो a इक्वल 4q+2 और r बराबर 3 रखकर देख लेते हैं, तो a का मान 4q+3 के रूप में, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों चीजें ध्यान से देखकर। यहां अगर आप देखोगे तो सम धनात्मक पूर्णांक है। यहां अगर आप देखोगे तो सम धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इन दो स्थितियों में, कौन कौन सी, 1 वाली और 3 वाली, इन दो स्थितियों में आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे हो कि यहां कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, अर्थात a संख्याओं का इनमें से कोई सा भी रूप हो सकता है ना, a इक्वल के रूप में हो सकती है। यहां लिख देता हूं, अर्थात a कोई धनात्मक संख्या, a कोई धनात्मक संख्या, a कोई धनात्मक संख्या, कौन कौन से, a इक्वल 4q, a इक्वल 4q+1, a इक्वल 4q+2, a इक्वल 4q+3 के रूप में है, ठीक है। इसी रूप में है, इसी रूप में है। इसलिए मैं क्या कहूंगा, मुझसे पूछा क्या गया है कि a इक्वल 4q+1 और a इक्वल 4q+3, 4q+1 और 4q+3 कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो बिल्कुल धनात्मक विषम पूर्णांक है। अर्थात a इक्वल 4q+1 व a इक्वल 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक
के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना। अब बताओ, क्या किसी तरह की कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया? कह रहे होंगे ना बहुत इजी है सर, ये तो जबरदस्ती परेशान हो। बहुत ही ज्यादा इजी है, बस छोटे छोटे से कहते हैं ना कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ढेरियां बनाना चाहती है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जाएगी? न्यूनतम स्थान घेरे मतलब क्वांटिटी ज्यादा आ जाए और न्यूनतम काम हो। ठीक है, मतलब क्वांटिटी ज्यादा आ जाए और जगह कम घेरे, है ना। हम देखते ना कि घर में कोई सामान रखते तो एक के ऊपर एक जमा देते। क्यों जमाते भैया? वो कारण इसलिए कि जगह कम और सामान ज्यादा। सेम चीज यहां पर है कि मिठाई विक्रेता के पास 420 क्या है? काजू की बर्फियां। काजू की बर्फी कितनी है? काजू की बर्फियां कितनी है? 420। और बादाम की बर्फियां कितनी है? 130। ठीक, अब हमें क्या करना है? प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है? हर एक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है ना। तो भैया ओवरऑल की बात कर रहा है ना, ओवरऑल की बात कर रहा है कि भैया ये प्लेट है, अब इसमें कितनी बर्फी रखी जाएगी, है ना। प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फी, अब वो काजू की और बादाम की, मतलब मैक्सिमम में से हमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। क्या करेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। तो 420 के अगर तुम लोग यहां पर गुणनखंड करोगे, सबको आता है। और भी है क्या कुछ? एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ढेरियां बनाना चाहती है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इसीलिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जाएगी? बताओ भाई, कितनी रखी जाएगी? फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। कुछ आ रहा है मन में? सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन करे क्या, है ना। आ रहा होगा ना, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले एक बात बताओ, एक टोटल कितनी है? 420। ये छोटी कितनी? 130। क्या करोगे? 420 में भाग दोगे, 430 में भाग दोगे, 420 में भाग दोगे 130 का। 3 बार दिया तो 390। लो भाई, यहां 0, यहां 3, यहां 0। जो शेषफल आया, कब तक सॉल्व करते जाओगे? एचसीएफ निकालने के लिए जो शेषफल आया वो 0 आना चाहिए। तो ये जो शेषफल है ये तो बन गया नया भाजक और भाज्य हो गया पुराना। तो 30 चौक 120। लो भैया, कितनी बच गई? यहां पर 10 बच गई। चलो फिर ये जो पुराना भाजक था ये बन गया भाज्य, 10 दिया 30। तो 0 कहां आया? यहां आ गया। 0 कहां आया? यहां आ गया। तो जहां 0 आया है उस स्थिति में जो हमारा भाजक रहेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। अर्थात हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 420 बराबर 130 इंटू 3 प्लस कितना बच रहा था? 30। फिर 130 को हमने क्या लिखा? 130 को लिखा हमने यहां पर 30 इंटू 4 प्लस 10, 3 चौक, हाँ ठीक है। और फिर हमने क्या किया? 4 प्लस 10 ही लिखा। फिर 30 को हमने लिखा, फिर हमने 30 को लिखा यहां पर 10 इंटू 3 प्लस 0। बोलो भाई, ये रूप लिख रहे हैं। अर्थात 420 व 130 का एचसीएफ 10 प्राप्त होता है। इसलिए
प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 10 प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको करना है और आपको कुछ नहीं करना है। ये छोटी सी चीजें सीखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? चलो भाई जल्दी से बताओ, यहां तक कंप्लीट। चले आगे, चलो अब चलते हैं क्विज की तरफ और धमाका नंबर सेकंड देखते हैं। दिए गए मान में 15 से पूर्णतः विभाजित संख्या कौन सी है? इस मान में 15 से पूर्णतः विभाजित संख्या कौन सी नजर आ रही? ए, बी, सी या डी? संख्या नजर आ रही है? ऑप्शन देखो, सॉल्व करो फटाफट से। देखो भाई जल्दी से। ऑप्शन ए 15 एकम 15, ठीक है, और 15 और 8 23 होंगे, 23 होंगे तो 86 बनेगा। नहीं, पहली वाली तो नहीं हो रही है। ठीक है, चलो अब आगे वाली तुम करके बताओ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यदि हमें दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणाम के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणाम के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? चलो भाई, क्या करेक्ट आंसर है? आ जाओ देख लेते हैं। सी ऑप्शन लेकर देखता हूं, है ना। 4365 में 15 का भाग देता हूं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक। इधर बच गया 3 और इधर बच गया 1। 15 चौक 60, 15 बचे 75, 15 छिंग 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 135, 1 बच गया, ठीक है। इधर तो 0 रहेगा, 5 उतरा, 15 एकम 15। लो भैया, शेषफल 0। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, ठीक है। चलो अगला, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, अपरिमेय संख्या जानते हो ना, √2, √3, √5, 2 √3, ये सारी अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहां पर एक अपरिमेय संख्या मिलेगी, हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी, हमेशा एक परिमेय तथा अपरिमेय मिलेगी, हमेशा एक पूर्णांक मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां हमारा एकदम सही होता है, ठीक है। चलो भाई, तो आज क्या क्या टॉपिक हमने क्लियर किया बेटा? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और इसके कुछ उदाहरण। उम्मीद करता हूं प्रमेयिका और एल्गोरिदम में आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ होगा और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, रिवीजन हमेशा साथ के साथ करते रहना है। अगर आपको बोर्ड में टॉप करना है, आप चाहते हो एग्जाम में कि हमारे अच्छे मार्क्स आए, तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना होगा। अगर आप रिवीजन साथ के साथ करते रहोगे तो कभी भी आपका बैकलॉग तैयार नहीं होगा, और जब बैकलॉग तैयार नहीं होता है तो हमारी तैयारी जबरदस्त होती है, क्योंकि पुराना हम साथ में पढ़ते रहते हैं। जब ज्यादा इकट्ठी नहीं होती चीजें, आज पढ़ा है, आज का लेक्चर आज ही कंप्लीट कर लिया, कल का लेक्चर कल, परसों का परसों, फिर संडे को एक बार रिवीजन कर लिया। इस तरह से अगर आप चलते रहोगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बोर्ड में टॉप जरूर करोगे। तो साथ के साथ पढ़ते रहना, और एक ही टारगेट होना चाहिए आप लोगों का कि गणित में 100 में से 100 लेकर आने हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। तो आप सारे बच्चे रेडी रहिएगा, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।